हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी केमिकल काइनेटिक्स के सीरीज का पार्ट नंबर 5 होगा, जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में, द रेट ऑफ रिएक्शन becomes almost double for every 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यानी कि जब जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री से इंक्रीज करेंगे तब तक आपका रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर लिखी, ऑलमोस्ट इट गेट डबल। ठीक है, इस टर्म को, इस चीज को एक्सप्रेस करते हम लोग, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस सब जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट के टर्म में समझते हैं। तो क्या लिखते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। क्या होगा? रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर प्लस टी केल्विन, यानी कि 10 डिग्री बढ़ा के देखें तब रेट कांस्टेंट क्या होगा, और रेट कांस्टेंट जब टेम्परेचर बढ़ाया नहीं होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो कहलाता है ये कहलाता है क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट। जनरली जो हम लोग स्टडी करते हैं वो टेम्परेचर कोफिशिएंट हम लोग स्टडी करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। जनरली इस चीज़ के लिए डेटा देखे गए हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पर ए जो है ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहलाता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये रिएक्शन रिजेंबल करती है कोलिजन थ्योरी, जो कोलिजन थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोगों ने जो इक्वेशन निकाली थी उसी के हिसाब से ये बिल्कुल उसी के तरीके से ये रिजेंबल करती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग को समझना है, इसका मीनिंग समझना है, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा क्या होता है जिससे कि रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग कोलिजन थ्योरी का यूज करेंगे। यानी कि कोलिजन थ्योरी के बेसिस पर हम ये समझ पाएंगे कि 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले हम लोगों को एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। जो पिछली हम लोग ने अभी इक्वेशन निकाली थी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर ये जो फैक्टर होता है ये जो फैक्टर था इसको आर्रेनियस फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये दिया था साइंटिस्ट आर्रेनियस ने। अब आर्यनियस ने इस चीज को एक्सप्लेन किस तरीके से किया? आर्यनियस यूजेस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आर्यनियस ने क्या किया? जो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के द्वारा दिया गया एक काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन था पार्टिकल्स का, उसके बेसिस पे और कोलिजन थ्योरी को मिला के इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, हर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग लेके चलेंगे काइनेटिक एनर्जी और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, इससे ऊपर जाता है और इस तरीके से। ठीक, ये तो हमने एक जनरल ग्राफ बना दी। और ये जो कि इस पॉइंट पर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होती है, मोस्ट प्रोबेबल यानी सबसे जो ज़्यादातर पाई जाने वाली जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो ये होती है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इस चीज़ के बेसिस पे एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, देखो बस यहाँ से देखना है। ये जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन समझा, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के द्वारा दिया गया एक डिस्ट्रीब्यूशन था काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे।
तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया अभी, जो कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसा दूसरा बना देते हैं। ये ग्राफ जो है आप लोगों का इस तरीके से आएगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर। तो ग्राफ जो है वो ऐसा जाके कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों ग्राफ आएगा। ये हमने मान लिया किसी टेम्परेचर एट टी केल्विन टेम्परेचर की बात हो रही है, या इसको T1 डिनोट कर दिया हमने। ठीक है, अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, और हमें ये चीज भी पता है टेम्परेचर को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है पार्टिकल्स की। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखिए, अब अच्छा एक चीज और हम लोगों को पता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो डिपेंड वो EA प्लस ER। यहाँ पर ER क्या होता है, जो एनर्जी पहले से ही मौजूद है रिएक्टिंग स्पीसीज के पास। ठीक है, अब इस पॉइंट पर अगर हम स्टडी करें, यानी कि ये जो एनर्जी यहाँ पर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इन पार्टिकल्स की। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब जो एनर्जी पजेस की जाएगी रिएक्टिंग स्पीसीज के पास वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों डेटा के हिसाब से अगर हम देखें, इसको अगर हम मार्क कर दें ABCD, यहाँ से यहाँ तक ये चीज, ये पहले वाले ग्राफ, और ऊपर वाले के लिए ABCD, ये E और ये F। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन पोर्शन, अगर हम इस पोर्शन पे स्टडी करें ABCD, तो ABCD पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये ABCD के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम इन पोर्शन ABEF, इसके अगर हम यहाँ पर देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल जब देखे जाएंगे तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले के हिसाब से नियरली डबल है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू 2 इंटू ABCD, यानी कि ABCD पोर्शन के हिसाब से, यानी ABCD पोर्शन में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसका नियरली 2 टाइम्स होंगे। कहाँ पर ABEF। अब क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा हैं यहाँ पर, जस्ट डबल है इसके हिसाब से, तो यही एक रीजन होता है, क्योंकि पार्टिकल्स डबल हो गई, उनकी एनर्जीज ज्यादा होंगी, डबल होगी। तो इसके हिसाब से जो कोलिजन थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर देखा जाएगा, ये ज्यादा एनर्जी पजेस भाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ से जो भी रिएक्शन रेट निकलेगा वो डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, या ऐसा कह लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डबल हो चुके हैं टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने से। इसलिए टेम्परेचर को अगर हम 10 डिग्री इंक्रीज कर देते तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये टेम्परेचर का टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। दूसरा टॉपिक जो है, यानी किस पर रेट ऑफ रिएक्शन और डिपेंड करता है, तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट पर कैटलिस्ट का क्या फर्क, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कैटलिस्ट होते क्या हैं। कैटलिस्ट इज a substance which increases the rate of reaction but which itself remains unchanged in amount and chemical composition at the end of reaction। ठीक है, कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, यानी अपने आप को बिना कंज्यूम किए और बिना अपनी कंपोजिशन को चेंज किए रिएक्शन के एंड में। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब किस तरीके से काम करते हैं कैटलिस्ट, तो वो यहाँ पर देखना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है वो EA प्लस
ई आर होती है। ये ई आर अगर हम थोड़े समय के लिए कांस्टेंट मान लें, या हम ये समझ लें कि हमारे पार्टिकल्स या एटम्स मॉलिक्यूल्स के पास जो भी एनर्जी है वो एक डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी, यानी कि अगर हम इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए हम लोग कांस्टेंट मान लें तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी पर डायरेक्ट डिपेंड करेगी। यानी कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम करोगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब ये कैटलिस्ट काम कैसे करते हैं, इनका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो कल जैसा कि हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था, अभी हम एक्सोथर्मिकली मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लिया था प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन यहाँ प्रोग्रेस कर रही है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये एनर्जी है, ये रिएक्टेंट है, ये एनर्जी होगी रिएक्टेंट की। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ आता है ऐसा। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये रिएक्टेंट, और यहाँ पर हमने बताया था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, और इस पॉइंट पे आके ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होता है वो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ठीक है, ये जो हमने अभी ग्राफ प्लॉट किया ये विदाउट कैटलिस्ट है, यानी बिना कैटलिस्ट को यूज़ किए ये जो नॉर्मल ग्राफ आता है वो इस तरीके से कुछ दिखता है। ठीक है, अब अगर हम कैटलिस्ट को यूज़ कर लेते तो क्या प्रभाव पड़ता है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब अब रिएक्टिंग पार्टिकल्स को कम थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए या प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो बस ये क्या करता है, ये इस तरीके से अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा देता है। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो यहाँ से अगर तुम देखो तो ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज। तो कैटलिस्ट काम कैसे करते हैं, कैटलिस्ट increases the rate of reaction by just decreasing the activation energy and thereby decreasing the threshold energy। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया ये विद कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट का क्या काम होता है यहाँ से हमने समझा दिया। ठीक है, इतनी चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई। तो ये था कैटलिस्ट का यूज़ या कैटलिस्ट का इफेक्ट ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अच्छा अब एक चीज़ यहाँ से ये देख लेते हैं, टोटल कंबाइन कर लेते हैं कि फैक्टर्स on which rate of reaction depends। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले रेट ऑफ, जब रेट लॉ हम लोगों ने डिजाइन किया था तो रेट लॉ हम लोगों ने इस तरीके से लिखा था, अगर A प्लस B दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट को दे रहे हैं X और BY, इस तरीके से हम लोग रेट लॉ लिखा था। ये था रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट, ये कंसेंट्रेशन ऑफ A, कंसेंट्रेशन ऑफ B, ये इनकी पावर्स। ठीक है, तो यहीं से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि X और Y हम लोगों को पता है। X प्लस वाई क्या होता है, X प्लस वाई रिएक्शन का ऑर्डर को डिनोट करता है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, सबसे पहली चीज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर भी डिपेंड करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज चेंज होंगी X और Y की, उसके हिसाब से ये भी चीज चेंज होगी। ठीक है, दूसरी चीज ये रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट पर भी डिपेंड करेगा। जैसे जैसे रेट कांस्टेंट बढ़ाते जाओगे, रेट कांस्टेंट पर भी डिपेंड कर रहा है। रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, बढ़ेगा तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा, कम होगा तो रिएक्शन रेट क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर आने वाली वैल्यूज यानी कि आप कंसेंट्रेशन भी ले सकते हो, कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड B, यानी जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है उनकी कंसेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। उनकी कंसेंट्रेशन चेंज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। इस चीज को आप लोग मॉलिक्युलरिटी से भी समझ सकते हो, रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी चेंज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। एक चीज और, जब हमने ये रेट लॉ लिखा था उस रेट लॉ से पहले जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक लॉ ऑफ मास एक्शन डिजाइन किया था। उस लॉ ऑफ मास एक्शन पे यहाँ पर देखा गया था एट गिवन टेम्परेचर या एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, स्टार्टिंग में ही लिखा है उस डेफिनेशन की। इसका मतलब है कि अगर हम एक टेम्परेचर पर स्टडी करें तब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन पूरा वैलिड होता है, यानी कि टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंसी होती है। और वो चीज़ अभी हम लोगों ने देख भी लिया कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर के बाद कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी कि Z जो हम लोगों ने कल देखा था। कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करता है जो कि हम लोगों ने अभी देख लिया है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, एक चीज और छोटा सा टॉपिक है जो आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या शो करता है, आर्हेनियस इक्वेशन ये दिखाता है रिलेशन बिटवीन
रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन शो करता है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट क्या के ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर ए हम लोग बता चुके हैं, ए क्या होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अगर हम इस चीज के दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग लेंगे तो क्या होगा, एल एन ए के इज इक्वल टू एल एन ए इंटू, जब इस चीज पर लॉग लिया जाएगा तो ई रेज टू पावर ये खत्म हो जाएगी पूरी, या इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ई इंटू माइनस ई ए अपॉन आर टी, यानी अभी दोनों टर्म्स पर लॉग लिया हुआ है। तो ये हो जाएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए प्लस मल्टीप्लाई में लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हो जाएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, पावर आगे आ जाती है लॉग में, और एल एन ई इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आ जाएगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। इस चीज को अगर हम कंपेयर कर दें, या जो भी हमने अभी फॉर्मूला निकाला वो फॉर्मूला ये था, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको अगर हम कंपेयर करा दें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ, जो कि होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये जो है कांस्टेंट का काम करेगा, जो कि इंटरसेप्ट देगा ग्राफ में। और अगर हम इसको 1 अपॉन टाइम के साथ प्लॉट करेंगे, यानी कि ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ, यहाँ 1 लगा दो अगर, तो ये फैक्टर के साथ अगर हम प्लॉट करेंगे, यानी ये एक्स एक्सिस पर अगर हम 1 अपॉन टाइम को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये पूरा डिनोट करेगा किसको, स्लोप को। चलो देख लेते हैं किस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये आपका ग्राफ एल एन के और एल एन के आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो डायरेक्ट इस तरीके से आएगा। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर, और प्लॉट किसके साथ किया जा रहा है, 1 अपॉन टेम्परेचर के साथ। तो ये आपका ग्राफ आ चुका है, ठीक है। ये आपका नेचुरल लॉग है। अगर आप उसको कन्वर्ट कर देते इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन कन्वर्ट करते लॉग टू द बेस 10, तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता, 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पर भी हो जाता 2.303 लॉग टू द बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ से इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, लॉग टू द बेस 10, यहाँ पर के है, लॉग टू द बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। और इस केस में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते तो वही चीज आती, बिल्कुल उसी तरीके से ग्राफ आता। यहाँ पर बना दे रहे हैं 1 अपॉन टी, यहाँ पर लॉग टू द बेस 10 के, और स्लोप चेंज हो जाता। स्लोप यहाँ पर कितना था, माइनस ई ए अपॉन आर था, यहाँ पर सिर्फ 2.303 और आगे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर हम इसी आर्हेनियस इक्वेशन को एट टेम्परेचर T1 पे देखें, एट टेम्परेचर हमने मान लिया T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी इक्वेशन, लॉग K1 इज इक्वल टू लॉग ए, ये लॉग जो लिख रहे हैं ये बेस 10 है, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। और एट टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर T2 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, लॉग टू द बेस 10 K2 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन को जब आप लोग कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद यहाँ पर आएगा log टू द बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यानी कि दो टेम्परेचर पे अगर आप रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा के भी प्रूव कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक लास्ट टॉपिक और है इस चैप्टर का, जिसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल ही लगाएंगे डायरेक्ट, तो उस चीज़ को और पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या होता है वो टॉपिक और किस तरीके से स्टडी की जाएगी। एक टॉपिक आप लोगों का और है सीडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
सीडो ऑर्डर रिएक्शन। सीडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है, सीडो का मतलब फॉल्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि हर बार कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन आपको सेकंड ऑर्डर, कभी कभी रिएक्शन आपको सेकंड ऑर्डर दिखेगी और होती वो फर्स्ट ऑर्डर है। यानी कि जो रिएक्शन आपको दिखता है या जो रिएक्शन आप सोचते हो वो रिएक्शन नहीं, वो ऑर्डर, सॉरी, कभी कभी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लो 2 निकालते हो तो कभी कभी जो है वो वैल्यू जरूर सेम नहीं होती है, ठीक है, वो अलग अलग होती है। तो वही होती है सीडो ऑर्डर। सीडो मतलब दिख कुछ रहा है और हो कुछ रही है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले इस चीज को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से लिखेंगे। द रिएक्शन विच appears हायर ऑर्डर काइनेटिक्स। हायर ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है कि वो रिएक्शन कोई हायर ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉलो कर रही है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, बट एक्चुअली फॉलोज लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। यानी कि द रिएक्शन विच अपीयर्स हाई ऑर्डर काइनेटिक्स, ऐसी रिएक्शन जो हम लोग को दिखती है हाई ऑर्डर काइनेटिक्स में, लेकिन वो फॉलो करती हैं लो ऑर्डर। यानी कि मान लो अगर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर दिख रही है तो फर्स्ट ऑर्डर होगी, फर्स्ट ऑर्डर दिख रही है जीरो ऑर्डर होगी। इस तरीके से हम लोग को स्टडी करनी है। यहाँ पर कुछ जो मेन एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दिए, एग्जाम्पल क्या है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है, केन शुगर का इन्वर्जन। तो रिएक्शन आप किस तरीके से लिखिए, C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला, प्लस HOH और H2O, इसको एक्सेस क्वांटिटी में लिया गया है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाई गई है। तो ये इस तरीके से C6H12O6 और C6H12O6, ये आपका है ग्लूकोज और ये आपका है फ्रक्टोज, ठीक है। मान लो नॉर्मली आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो किस तरीके से लिखते हैं, R = K C12H22O11 और HOH, ठीक है। अगर आप यहाँ 1 1 मान लो तो आपके हिसाब से जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 = कितना हो जाएगा, ये 1 लिखा हुआ, ये 1 लिखा हुआ, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है देख हम लोग को सेकंड ऑर्डर रहा है लेकिन फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उस तरीके से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने वाटर लिया हुआ है, वाटर की क्वांटिटी एक्सेस में ली गई है। एक्सेस क्वांटिटी का मतलब है कि हमने बहुत ज़्यादा वाटर ले लिया गया है, यानी कि अब रिएक्शन अगर हो भी रही है तो रेट ऑफ, यानी कि HOH पर या वाटर के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि वो क्वांटिटी पहले से ही बहुत ज़्यादा है। उसको थोड़ा बहुत भी कम या ज़्यादा किया जाएगा तो उसका रिएक्शन रेट पर कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को या इस टर्म को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसके हिसाब से जब हम इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हो जाएगी, सॉरी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो है फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा C12H22O11 और यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। यानी कि ये तभी हो रहा है जब हम किसी एक चीज कंपोनेंट को हम लोग एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन को इंडिपेंडेंट मान लिया जाता है थोड़े समय के लिए, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान उसकी क्वांटिटी या उसकी कंसंट्रेशन में ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं आता है, ठीक है। इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल एसीटेट। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि वाटर के प्रेजेंस में किसी कंपोनेंट को ब्रेक करना। यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा है, एथाइल एसीटेट, CH3COO C2H5 प्लस HOH। यहाँ पर ये भी एक्सेस क्वांटिटी में है, H प्लस क्या मिलेगा हमें, CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। ये हमारी पूरी कंप्लीट रिएक्शन है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो R = K CH3COO C2H5, यहाँ पर 1 HOH, यहाँ पर 1। वही बात है जो रीजन पहले दिया गया था वही रीजन। अच्छा, यहाँ से अगर आप मॉलिक्युलरिटी देखें तो मॉलिक्युलरिटी नंबर मोल्स होता है, 1 मोल यहाँ पर और 1 मोल यहाँ पर, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी 2। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग को दिख रही है हायर ऑर्डर काइनेटिक्स, कि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कितना ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से या अगर हम ये देखें जो HOH या वाटर जो हम लोग ले रहे हैं एज ए मीडियम, वो एक्सेस क्वांटिटी में लिया जा रहा है, यानी उसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को
चेंज कर सके, ठीक है। तो इसलिए इस टर्म को यहाँ से हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो बस इतना लिखते हैं R इज इक्वल टू KCH3 COO C2H5, ठीक। तो इसीलिए इस हिसाब से ये रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। या सीधा याद रखने के लिए आप सिर्फ इतना मान के चलो, कोई एक कंपोनेंट HOH जो इस एग्जांपल में लिए जा रहे हैं, दोनों एग्जांपल में वो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट था। तो क्योंकि वो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट था, इसलिए उस टर्म को अगर हम थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट भी मान लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस का मतलब है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन उसकी पहले से ही मौजूद है। अगर वो रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन में इतना फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक ये जो आपका चैप्टर पूरा अभी हमने करवा दिया, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका थ्योरी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आपका सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन रह जाता है, जो कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।